Good morning everyone. My name is Nasir Shah Khan. Today we are going to start solving a E2 sheet. ये जो E2 sheet आपके सामने दिख रही है बेटा, this is a 7th class E2 sheet. इस E2 sheet में हमने choose the correct filling the blanks, true and false match the column को include किया है, जो आपके एग्जाम में 1 marks के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये 7th क्लास का बेटा, ओके, किस क्लास का बेटा? तो दिस इज अ 7th क्लास के लिए ये E2 शीट है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट बेटा हमारा मैथ्स रहेगा। सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहेगा? मैथ्स रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज, देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेट विद द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले बेटा ट्रू फॉल्स को देखने के लिए हमारे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके जिस टॉपिक या जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो कंसेप्ट हमारे क्लियर तो हम लोग इजीली हमारे जो आंसर है वो इजीली बाहर निकल कर आ जाते हैं और हम लोग इजीली आंसर दे देते हैं। तो चलिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के साथ में आपका कंसेप्ट भी जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाऊं। पहला जो क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या बोला है कि द रेसिप्रोकल, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज 7। क्या 1/7 का रेसिप्रोकल 7 है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अ रेसिप्रोकल। सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज अ रेसिप्रोकल। तो क्या कोई है जिसको पता है कि क्या होता है रेसिप्रोकल? यस, आपको कई सारे स्टूडेंट को पता होगा कि व्हाट इज अ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इट इज अ रिवर्स ऑफ द डाटा। किसी भी डाटा का रिवर्स फॉर्म जो है वो उसका क्या क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास में 1/7 है, मैं इसको बहुत सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी चीजें समझ में आने लगे। ओके, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल बताना है तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा न्यूमरेटर है ना, मैं उससे डिनोमिनेटर बना लूंगा, जो मेरा डिनोमिनेटर है मैं उससे हमारा न्यूमरेटर बना लूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको उल्टा कर दूंगा, अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं इसे उल्टा कर दूंगा, तो 7 अपन क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। 7/1 में इसका आंसर तो दूंगा। तो ये रहा मेरा रेसिप्रोकल 1/7 का। क्या क्या हमने, हमारा 1/7 था, हमने इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो 7/1 हो गया। तो जब भी किसी नंबर के अपन में 1 आ जाता है तो आप उसको सिंगल रख सकते हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज 7। इट्स करेक्ट, इट्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 is multiplied by 0.2 is equal to 0.1। जब हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या वो 0.1 होगा? तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा बेटा। तो इसको चेक करने के एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका है और एक तरीका होता है कि डेसिमल को कैसे सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें। तो चलिए मैं आपको समझाने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमने बेटा यहाँ समझा और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमको प्रोडक्ट निकालना है डेसिमल का। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वन वर्ड में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, या फिर मेजर कॉलम में, या फिर किसी और क्वेश्चन में आपका आ जाए, तो बेटा हम सबसे पहले उस डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो करने का क्या तरीका है? तो करने का तो बेटा तरीका ये है कि आपको स्कूल में सिखाया गया होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई डेसिमल वाला नंबर देखते हैं तो उस डेसिमल वाले नंबर को जब देखते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है हम उसे वहां से रिमूव कर देते हैं। जैसे हम लोग उसको रिमूव करते हैं तो उसके अपॉन में क्या करते हैं? 1। और पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, चाहे नंबर मतलब 5 आया तो 5 के एवरेज में हम लोग वहां पे क्या लेंगे? ओनली 1 लेंगे, है ना। मतलब जो 5 है ना, हम उसको 1 काउंट करेंगे कि 1 नंबर है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है ये हमें देखना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे ओनली 1 नंबर है तो उसके एवरेज में हम लोग क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। इसी तरीके से बेटा हम इसका भी पॉइंट हटाएंगे और देखेंगे पॉइंट के एवरेज में हमने अभी फिलहाल में 1 ले लिया, अज्यूम कर लिया, एंड पॉइंट के बाद हमारे पास में क्या दिया हुआ है? 2, यानी कि एक ही नंबर दिया हुआ है, तो उसके बदले में या उसके एवरेज में हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो अपॉन में 10, इसके अपॉन में भी 10। अब हमको ये जो नंबर है ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? 5/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10। इस तरीके से हमको कोई नंबर मिला है। तो आपको बेटा ये सिखाया गया होगा और आपने सीखा भी होगा कि जब भी हमारे पास में सिंपल फ्रैक्शन आ जाते हैं और 2 सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं तो हम
जब देखते हैं कि उनके बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नीचे वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ बेटा तो क्या हो गया 10, एंड 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 10 का कितना हो गया 100। ओके, अब आपको ये भी सिखाया गया होगा कि जब ऊपर 0 और नीचे भी कोई 0 हो या कोई सेम नंबर हो तो बेटा वो 0 से 0 कट जाता है। अब हमने देखा बेटा, तो ये हमारे पास में जो नंबर बचा है वो नंबर क्या बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा वो नंबर क्या है। वो नंबर है 1/10। क्या है वो नंबर 1/10। तो बेटा आपने ये देखा था कि जब कोई डेसिमल फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट हटाते हैं, उसके एवज में हम लोग 1 रखते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर है हम लोग उतने 0 लगा लेते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आप लोग जब इसको देखोगे तो ऊपर 1 है नीचे 10 है, मतलब ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन है। तो हम लोग इस सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने का सेम तरीका है बेटा, जितने 0 नीचे हो उतने नंबर ऊपर से काउंट करना है। जैसे 1 0 है, हमने 1 नंबर काउंट करा और उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे पॉइंट, ये हमने पॉइंट लगा दिया इसके एवज में, और बस यहाँ पे लगा दिया 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.1। ये इतनी लंबी प्रोसेस आपको इसलिए बताइए क्योंकि आपके यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि किस तरीके से हम सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और किस तरह से हम लोग किसी सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें इजी वाले तरीके से। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट हमको मिलने वाला है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 7, सॉरी 1 is 1। क्या 1 का रेसिप्रोकल 1 है? यस, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिना सॉल्व करे भी आप इसको देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ 1/1 जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/1। तो सेम कंडीशन आपको मिल रही है, तो इस वजह से हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, क्या हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, तो ये हमारे पहला करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमसे पूछा है बेटा कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या पूछा है कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बताइए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ बेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब वो पूछना चाह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। क्या किसी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है हम उसे डाटा बोलते हैं? यस, हम उसे डाटा ही कहते हैं। ठीक है, तो जब कलेक्शन इंफॉर्मेशन का होगा तो वो एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हम लोग उसको किस नाम से पुकारेंगे बेटा, तो वो हमारे लिए डाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए डाटा हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा ट्रू। तो याद रखना, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। इसकी डेफिनेशन भी डाटा की डेफिनेशन भी होगी। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 and 9 हैज मीन 9। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको है ना एक चीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वो चीज ये है बेटा कि आपको मीन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज ए मीन, क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज ए मीन। तो बेटा मीन का एक सिंपल सा मतलब आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि मीन जो है वो एवरेज है। क्या है बेटा, वो एवरेज है। किसी भी नंबर का एवरेज जो है उसको हम लोग मीन कहते हैं। और मीन निकालने के लिए बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और इसके अपॉन में चला जाएगा क्या बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑल ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं। तो बेटा जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें मीन से रिलेटेड, मीन और रेंज से रिलेटेड 3.1 पूरा के पूरा एक्सरसाइज आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप याद रख लीजिए कि मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा अब हम लोग इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मुझे बताइए सम का क्या मतलब क्या होता है। सम मतलब प्लस करना है किसी भी नंबर का, किसी भी डाटा का। तो मुझे ये नंबर्स जो दे रखे हैं इनका क्या करूंगा, सम करूंगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 6 + 4, ठीक है, अगेन 3 + 8, और हम लोग आगे जाते हैं 9 + 12, 9 + 12 एंड 13 + 9। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में कितने बेटा 8 है। तो चलिए अब हम लोग इसका सम करते हैं। अब सम करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं इस तरीके से करता हूँ कि ये 6 और 4 को मैंने 8 किया तो ये हो चुका है बेटा 10, 3 + 8 को 8 किया तो ये हो गया मेरे पास में 11।
उसके बाद में से हम लोग और चले जाते हैं तो 9 + 9 हमारे पास में हो जाता है बेटा 18 एंड 12 + 13 हमारे पास में हो जाता है कितना 25। अब क्या है कि इसे इजीली हम लोग ऐड कर पाएंगे, तो चलिए हम करके देखते हैं। 8 + 1 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 का 4, कैरी हमारे लिए हो जाएगा 1 1 2 3 4 एंड 64। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसा बेटा हमारा 64 और अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा कट होगा ना, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो 8 8 जा 64, तो हमारा जो मीन है बेटा वो कितना आना चाहिए था 8 आना चाहिए था, लेकिन हमारा जो मीन हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है वो 9 दे रखा है। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेक्ट नहीं है, वो फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि द मीन इज आल्सो कॉल्ड द एवरेज। क्या मीन को हम एवरेज कहते हैं? यस, मैंने अभी समझाया था कि मीन इज द एवरेज ऑफ अ डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट का मीन जो है वो एवरेज कहलाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 था वहां से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, है ना। तो हमें ये बोला गया है बेटा कि जो मोड होता है ना, जो मोड है क्या वो हमेशा उसी जो डाटा हमें दिया गया है या जो डाटा सेट हमें दिया गया है क्या उसी में से कोई मोड होता है? तो हम कहेंगे कि यस, ये मोड उसी में से होता है। तो सबसे पहले तो बेटा हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज ए मोड। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है या फिर आपने उसको मिस कर दिया है या उसके कुछ कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए पढ़ने के बाद भी, तो बेटा मैं आपको यहाँ पे एक मतलब समझा देता हूँ मोड का। तो व्हाट इज ए मोड? तो मोड का मतलब होता है बेटा मोस्ट ऑक्यूर नंबर। इसको सिंपल सी बात में ऐसा कर लो, मोड जो है ना, आप ऐसा याद रख सकते हो कि ज्यादा बार, क्या बोलोगे आप कि ज्यादा बार आने वाला नंबर, ज्यादा बार आने वाला नंबर। तो बेटा जो डाटा सेट हमें दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल इसी में आप देख लीजिए, ये एक डाटा आपको दिया है, इसमें आप देखिए कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि कई बार आया है, विच नंबर कम्स रिपीट हुआ है अगेन एंड अगेन, वो आया है। तो हम देखना चाह रहे हैं बेटा कि जब हमने इसको देखा 6 4 3 8 9 12 13 एंड 9, जब मैं इस डाटा को पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 9 जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो 9 जो है वो मोस्ट ऑक्यूर नंबर, मतलब बार बार आने वाला नंबर है, ज्यादा बार आने वाला नंबर है। तो हमारा जो मोड है ना बेटा वो इस डाटा सेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। तो बस हमारे पास में आंसर आ जाएगा, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। यस, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा हमसे पूछा कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। क्या जो मीन है वो जो हमें डाटा दिया जाता है उनमें से आता है? तो नहीं बेटा, उसमें से नहीं आता है। मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बिकॉज ऑफ कि जब हम लोग देखते हैं कि मीन का मतलब समझते हैं तो मीन एक एवरेज है, और मीन का एवरेज तभी निकाला जाता है जब हम लोग उस डाटा सेट का सम करते हैं और नंबर ऑफ डाटा से उसको डिवाइड करते हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कोई नंबर आ जाए, लेकिन 90% चांसेस है कि वो हमारा बाहर ही जाने वाला है, खास करके ओड डाटा सेट में। चलिए, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या आ जाएगा, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जा रहे बेटा कि द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। तो व्हाट इज ए मीडियन? तो बेटा मीडियन को हम लोग समझते हैं। तो मीडियन बेटा जो होता है ना, सबसे पहले आप इसको समझिए, मीडियन जो होता है ना वो मिडिल वैल्यू होती है। क्या होती है? मिडिल वैल्यू या मिड की वैल्यू होती है। जो मीडियन होती है हमारे लिए, वो मीडियन क्या है बेटा? मीडियन, फिर से लिख देता हूं इसको प्रॉपर तरीके से। जो मीडियन होता है ना, वो मिडिल वैल्यू होती है। जो भी डाटा सेट होता है उसका मिडिल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा 6 7 8 9 और 10, ये मैंने कोई नंबर लिखा है। तो हमें देखना है कि मीड की क्या वैल्यू है। तो हमने कहा कि मीड की वैल्यू है 8, तो एक मीडियन आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब जब आप इस नंबर टोटल ऑब्जर्वेशन को देखोगे तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इनकी जब टोटल क्वांटिटी आप देखोगे तो इसकी टोटल क्वांटिटी 5 है, और 5 जो है बेटा वो एक ओड नंबर है। ओड नंबर में हम लोग इजीली क्या करते हैं कि उसका मीडियन इजीली निकाल पाते हैं। लेकिन जब यही जो मीडियन का केस है ओड नंबर की बजाय, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 6, मैंने लिया 7, मैंने लिया 8, मैंने लिया 9, मेरे पास में ये एक नंबर्स का सेट है
जब मैं इस नंबर के सीट को देख रहा हूँ तो मैंने काउंट किया ऐसे, और काउंट करने पे मैंने इसको देखा कि ये तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये तो टोटल 4 नंबर्स है। टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 4। तो 4 वाला जो केस है बेटा वो इवन नंबर का केस है। और इवन नंबर में क्या होता है कि आपने यहाँ पे तो क्या किया कि मीट की वैल्यू निकाली, लेकिन इवन नंबर में मीट की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जो मीट की वैल्यू होती है ना बेटा, वो मीड वैल्यू की भी मीड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इनमें मीड वैल्यू क्या है, तो 7 और 8 है, तो 7 और 8 का भी जो मीड है ना वो आपका आंसर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मीड को ऐड करना पड़ेगा। 7 + 8 कितना हो जाएगा आपका 15, और इसके 2 नंबर्स है ना, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा 7.5। तो इस कंडीशन में जो 7.5 है वो इस डाटा सेट में नहीं था, इस डाटा सेट में नहीं था। तो ओड के केस में तो आंसर हमारा आ जाएगा कि हाँ मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। बस इवन के केस में क्या होगा बेटा, वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ 6 7 8 9 का जो मिड वैल्यू है वो क्या है 7.5 है। तो इस वजह से हम लोग इवन के केस में इसको क्या कर देंगे कि हमारे मतलब जो कंसेप्ट है उसमें क्लियर नहीं हो रहा है या फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग इसे बोल देंगे कि दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगेन हम लोग जा रहे हैं कि एन इक्वेशन ऑलवेज कंटेन्स एन इक्वलिटी साइन या इक्वालिटी साइन। तो यस, जब भी हम लोग किसी इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों, ठीक है, इक्वेशन उसी को तो बोलते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मैंने आपके पास में कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 2x + 7 = मैंने आपके सामने लिख दिया 70। ये मैंने कोई नंबर रखा है, ओके, कि इस वैल्यू की जो मतलब इस पार्ट की जो वैल्यू है और इस पार्ट की जो वैल्यू है, जब इनको सब सॉल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इक्वल निकल के आएगी। इसलिए तो यहाँ पे इक्वल की वैल्यू लिखी है या इक्वल का साइन यूज हुआ है। तो ये जो एलएचएस हमने बात करी है और जो आरएचएस का हमने यूज किया है, ये दोनों जो है एलएचएस और आरएचएस जो है वो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल होंगे। तो उस टाइप की चीज को हम लोग इक्वेशन कहेंगे, या फिर ऐसा कह दीजिए कि जिस भी किसी नंबर ऑफ डाटा सेट में इक्वल का साइन लगे उसके साथ में एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो बेटा इक्वेशन हमेशा इक्वल के साइन से ही पहचानी जाती है। अगर आपके सामने कोई बोल दे कि 2x + 7, बताइए क्या ये इक्वेशन है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन नहीं है बिकॉज ऑफ इसमें इक्वल का साइन यूज नहीं किया गया। ओके, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ x + 5 = 10। तो क्या x की वैल्यू 15 आएगी? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो आपको पता होगा कि हमने जो चैप्टर नंबर 4 है, जिससे हम लोग सिंपल इक्वेशन के नाम से जानते हैं 7th क्लास के मैथमेटिक्स में, उसमें हम लोग एक ट्रांसपोज वाली मेथड यूज करते हैं ना, ट्रांसपोजिंग करते हैं उसमें। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि x + 5 = 10। तो क्या आपके पास में x की वैल्यू 15 है? क्या 15 रखेंगे तब जाके इसकी वैल्यू 10 आएगी? तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व करने पर तो वैसे हम लोग देखें x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख भी दूंगा तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। तो वैसे भी वो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम क्या करेंगे। x क्या हो जाएगा, तो हम बेटा x यहाँ पे करने वाले कि यहाँ पे जो 5 है उसका ट्रांसपोज करेंगे। कहाँ करेंगे? उस साइड में। पहली बात तो इसे सॉल्व करके देखना है। तो मैंने क्या 10 - 5 = x कितना हो जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 5, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये रॉन्ग है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये भी हमारे लिए करेक्ट नहीं है, ये तो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरिएबल कैन टेक डिफरेंस वैल्यू। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, तो बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ा होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, लिखा व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ कांस्टेंट। तो बेटा मैं आपको समझा दूं कि जो वेरिएबल होते हैं ना, क्या होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं वो सबसे पहली बात तो सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट का किसी भी नंबर को आप ले लो, वो सारे अल्फाबेट जो है वो सबके सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ओके, अब आप इसमें x ले लो, आप इसमें y ले लो, आप इसमें z ले लो, आप इसमें a b c ले लो, आप इसमें p q r s, जो आपकी मर्जी पड़े वो आप ले लीजिए। जब आप इनको लोगे ना तो इनकी वैल्यू हर इक्वेशन में अलग अलग आ सकती है ना। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि सेम है, लेकिन मैक्सिमम हम हर क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट बना है, क्या बना है कि वेरिएबल कैन टेक डिफरेंस वैल्यू। यस, इट्स करेक्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू दिस क्वेश्चन सॉल्व। देखो 2x = 10, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है क्या, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो आई थिंक आप लोग इसको देख के सॉल्व कर पाओगे।
कि 2x इज इक्वल टू हमें दिया है 10 और हमसे पूछा है कि क्या x की वैल्यू 5 है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ट्रांसपोजिंग मेथड में आपने एक पार्ट देखा होगा, ट्रांसपोज हम लोग नंबर्स के साथ साथ में ऑपरेटर्स का भी करते हैं, मतलब साइंस का भी करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इनका भी करते हैं। तो बेटा जब कोई वेरिएबल जैसे x जो है वो एक वेरिएबल है, उसके साथ में कोई नंबर है, तो दोनों एक साथ किसी चीज से कनेक्टेड होते हैं और वो साइन होता है मल्टीप्लाई का, वो ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में 10। तो आपने बेटा ये चीज सुनी होगी या आपने ये चीज सीखी भी होगी। क्या सीखी होगी? आपने ये चीज सीखी होगी बेटा कि जब कोई LHS से कोई चीज उधर जाती है, LHS से RHS की तरफ जाती है, LHS goes to RHS, फॉर एग्जांपल जैसे प्लस का साइन तो उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस का कोई साइन जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और डिवाइड का अगर कोई साइन होगा बेटा तो वो मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट होगा। और भी कई सारे फैक्टर्स और भी कई साइन है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन अभी हमें नीड अभी इनकी है तो हम लोग इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो आप देखिए x और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का ट्रांसपोज करेंगे। अब 2 का ट्रांसपोज होगा तो 10 को कोई चेंजेस नहीं होगा, x में कोई चेंजेस फिलहाल में नहीं होगा। हम 2 और मल्टीप्लाई के साइन का क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो 2 है वो इस साइन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो साइन है ना वो कन्वर्ट होके, यानी मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट होके डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि ये जो नंबर है, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, या फिर आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 10/100, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब है कि ये क्या होता है? डिवाइड करना। तो x इज इक्वल टू, आप देखिए 2 1 2, 2 5 10, 5 की टेबल में, 2 की टेबल में 5 टाइम में आता है। तो x की वैल्यू बेटा हमने देखी कि x की वैल्यू के आगे 5, तो हमने कहा कि इन द इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5 आएगी। यस, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5। तो इट इज अ क्लियर, ओके, इट इज अ वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पे हम लोग जा रहे हैं बेटा। तो चलो 14 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। हमने देखा कि द इक्वेशन x minus 7 is 0 has solution x is equal to 7। तो यस, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? चलो हम लोग करके देखते हैं। x minus 7 is equal to 0। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? 0 एज इट इज रहेगा, x जैसा था वैसा रहेगा। अब ये जो हमारा माइनस का 7 है उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में नहीं जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्लस का 7 हो जाएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 7। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज हमारा 15 है। पहली बात इसका आंसर क्या आ जाएगा? द इक्वेशन x minus 7 is equal to 0 has solution is x। तो हम कहेंगे यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर कांस्टेंट्स हैव फिक्स्ड वैल्यूज। तो कांस्टेंट्स का क्या मीनिंग होता है? कांस्टेंट्स का मीनिंग होता है बेटा कोई नंबर, तो किसी नंबर की कोई वैल्यू चेंज होती है क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, कोई किसी भी नंबर की कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इट्स करेक्ट। एंड नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कि अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, ओके, नाउ यहाँ पे आपको कई सारे एंगल्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट एंगल, तो बताइए क्या किसी को पता है कि स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है बेटा एक सिंपल सी लाइन, ठीक है, और यानी कि यहाँ से आपने शो करा और यहाँ से यहाँ तक आपने टर्न ले लिया, तो इससे आपका इस डॉट से इस डॉट को जब आप मिला दोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि ये आपने पूरा एक एंगल बनाया है। या इसी एंगल को आप लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का एंगल, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो बताइए, इसने हमसे बोला है कि स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो नहीं, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज two angles forming a linear pair are always supplementary। तो यहाँ पे आप देखिए उसने बोला है क्या कि two angles forming linear pair are always supplementary। तो हमें कुछ ऐसे एंगल के बारे में बात की जा रही है बेटा जो कि लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है तो क्या वो सप्लीमेंट्री है? ये आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है, कि दो एंगल ऐसे हैं, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दो एंगल्स एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो क्या वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होंगे? तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है। तो बेटा लीनियर पेयर का मतलब होता है कि ऐसे एंगल जो एक लाइन पे बने, ऐसे एंगल जो किसी लाइन पे बने। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल बना लिया आपके सामने ऐसे ही आपको समझाने के लिए कि ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का है बेटा, और ये जो एंगल होगा ये 100 डिग्री का होगा। तो ये दोनों एंगल का जो पेयर होगा यानी 80 प्लस 100, ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ये जो लीनियर है या जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो एंगल बने तो इसे हम लोग इस एंगल्स को लीनियर पेयर बोलते हैं,
ठीक है। और जब भी किसी दो एंगल का सम, टू एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, जब उन्हें सम किया जाए, उसका एड किया जाए, तो अगर वो 180 के इक्वल हो रहा है बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट उसने बोला है कि टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यस इट्स करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा बिल्कुल सही है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्या बोला है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो चलिए मैं आज आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में यहाँ पे समझाता हूँ बेटा। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिसन, आप याद रखना कि अ लाइन ड्रॉ बाय मी, अ लाइन ड्रॉ बाय मी, और उस लाइन को कोई अगर लाइन का क्या मतलब होता है, जिसके कोई भी एंडिंग पॉइंट ना, ऐसी कोई लाइन जिसके कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, एंडलेसली चलती चली जाती है, उसे लाइन कहते हैं। और लाइन को कोई अदर लाइन जो है वो कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद है ना, इंटरसेक्ट करने के बाद में कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कुछ एंगल्स को आपके फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों जगह पर, और कुछ एंगल आपके यहाँ भी बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना है। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या मतलब होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि उनका जो मेजरमेंट है, उनका जो शेप है, वो इक्वल, एक जैसे दिखे, एक जैसे उनका मेजरमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो एंगल है यहाँ पे अगर मैंने 60 डिग्री का बनाया है, तो ये इसके जो पास वाला, इसके सामने वाला जो एंगल है, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है, इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी 60 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लोग जब हमको ऐसे कोई एंगल मिलते हैं जो शेप और साइज में एक जैसे दिखते हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो 60 यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है? तो यस बेटा, ये एंगल भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिकॉज आप जब आप इसको देखोगे तो इनका जो शेप, उनकी जो साइज है, इनका जो मेजरमेंट है, वो कैसा है? इक्वल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यस ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसका भी आंसर कर देंगे, ट्रू में इसका आंसर दे देंगे। क्रॉस का मतलब फॉल्स है, राइट का मतलब ट्रू। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 19। द क्वेश्चन इज, अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। अ ट्रायंगल मींस क्या बेटा? ट्रायंगल मतलब कोई सा भी ट्रायंगल बना लो जिसकी 3 साइड्स हो, है ना, 3 कॉर्नर्स हो, 3 वर्टेक्स हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किसी ट्रायंगल में क्या 3 एंगल्स है? यस, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो इस ऐसे ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 180। क्या जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल हम लोगों ने देखे हैं ना, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये 180 तक नहीं होते हैं, या 180 तक नहीं होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं बेटा वो 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप लोग बस याद रख लेना कि वह कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है बेटा, उसका क्या होगा कि ऐसे हम जब किसी दो पेयर्स को देखेंगे, किसने? 2 पेयर्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक लाइन है और इसके ऊपर मैंने एक एंगल बनाया, और इस एंगल के बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आपने देखा है 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री। तो इसके बीच में जो एंगल्स बने हैं, वो एंगल का अगर सम, यानी एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का जो सम है, जब आप उसका सम करोगे, उसका सम करोगे, तो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जब वो 90 डिग्री के बराबर होंगे या 90 डिग्री के इक्वल होंगे, तो हम लोग उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, ये इनका जो मतलब एडिशन है वो 80 डिग्री तक नहीं होता है, 180 डिग्री तक नहीं होता है, 90 डिग्री तक ही होता है। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? और हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्यूट एंगल है, हमें यहाँ पे एक एंगल का मेजर दिया है कि एन एंगल इज 45 डिग्री, तो क्या वह एक्यूट एंगल है? तो हम कहेंगे कि यस वो एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है बेटा? तो जो एक्यूट एंगल होता है ना, जो एक्यूट एंगल होता है, वो एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल
जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और आप देख लीजिए ये जो 45 डिग्री जो हमें एंगल दिया है वो 45 डिग्री वो 0 और 90 के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गिवन एंगल है वो एक एक्यूट एंगल है। यस, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ट्रू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड, हमें जो आंसर है वो वन वर्ड में देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, उसका आंसर दे देते हैं। आंसर इन वन वर्ड में सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, 3/5। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या है? थोड़ी देर पहले बेटा हमने समझा था कि 3/5 का जो रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल का जो मतलब होता है वो रिवर्स करना होता है या उल्टा करना होता है। तो जो 3/5 है वो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/36। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया बेटा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का एक छोटा सा रूल होता है कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हमें दिया जाता है उन दोनों गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से कट करना है। अगर वो सेम नंबर से दोनों नंबर जब तक कट होते हैं तब तक हमें उसे कट करते चले जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे 24 एंड 36 है, तो 24 एंड 36 दोनों 12 की टेबल में आते हैं और दोनों 12 से कट हो जाएंगे। तो मैं जब इसको कट कर रहा हूँ तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो आंसर में हमारा आया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। आप इसे 2 से भी कट कर सकते थे, 3 से भी कट कर सकते थे, 6 से भी कट कर सकते थे, क्योंकि ये उनकी टेबल्स में आते हैं, दोनों नंबर्स आते हैं। मुझे थोड़ा बड़ा नंबर मिल गया तो मैंने उससे कट कर दिया, इजीली वो काम हमारा इजी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो बेटा हमारे लिए आ गया क्या, 5/3। और इसका जो आंसर हमारे पास में आया 2/3। ओके, नाउ हमसे पूछा है कि 0.75 एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। तो 0.75 को हमें फ्रैक्शन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो बेटा मैंने आपको समझाया था कि 0.75 मुझे इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको किस तरीके से करूंगा, तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा बेटा कि पॉइंट हटाया और हटाने के बाद में मैं क्या करूंगा, पॉइंट के एवरेज में 1 रखूंगा और पॉइंट के बाद जितने नंबर है जैसे 1 और 2, तो हम लोग क्या कर देंगे उतने नंबर के एवरेज में, उतने नंबर के बदले में 0 रख देंगे। फिर हम लोग रखेंगे 75/100। हमने अब इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद में हम चाहें तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 24 एंड 36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आंसर 2/3 आया। आप 75/100 को भी क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 75 और 100 जो है बेटा किसी नंबर से कट होगा, तो आप इसे 5 से, 2 से, जिससे भी कट आपसे हो सके उससे कट करना है। जैसे मुझे लग रहा है कि 5 से कट हो सकता है, मतलब ये 25 से भी ये कट हो सकता है, तो हम इसे कट करेंगे 25 3 आई थिंक आपको 25 तक टेबल आनी चाहिए। अगर आपको 25 तक टेबल आती है तो इंशाल्लाह आप इसको कट कर लेंगे, है ना। तो 75 जो है 25 से कट हो रहा है, तो 25 3 होता है 75 एंड 25 4 होता है 100। यानी कि 0.75 को आप 75/100 या 3/4 भी रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज कि 3.5 इज इक्वल टू 100। इसका क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले बेटा हम इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर इसका 3/4, 3/4। ओके, 3/4। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए हम उसको सॉल्व कर देते हैं। 3.5, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई किया था हमने ट्रू एंड फॉल्स में। क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमारे पास में एक छोटा सा काम हो कि हम इसका पॉइंट को रिमूव कर दें और अपॉन में क्या करते हैं 10। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखिए 35/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इसका अपॉन में क्या मान लें 1। जब क्रॉस का साइन लगता है ना बेटा, तो आप ऐसे तो कट कर सकते हो, आप ऐसे भी कट कर सकते हो। मतलब इसके डिनोमिनेटर को आप इसके न्यूमरेटर से कट कर सकते हो या इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से कट कर सकते हो। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं 0 से 0 को कट कर दूंगा तो मेरे पास में जो नंबर बचेगा वो बचेगा 35 मल्टीप्लाई बाय 10 और इधर बचा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 350 और इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1। आगे इसको सॉल्व करके रखोगे तो क्या मिलेगा 350, क्योंकि 1 उसका डिनोमिनेटर है तो आप उसे रखें या ना रखें तो उसकी प्रेजेंस मौजूद है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 350।
350। अगेन हम लोग जाने बेटा, देखो कि व्हाट इज द नंबर दैट ऑक्यूज मोस्ट ऑफन। तो बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक डेफिनेशन बताई थी, मैंने ये वर्ड लिखा था, नंबर दैट ऑक्यूज मोस्ट, या मोस्ट, द नंबर मोस्ट ऑक्यू, कई जो ऐसा नंबर जो कई बार आ जाता हो किसी इक्वेशन के अंदर, वो हमारे लिए क्या कहलाता है। तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि वो हमारा जो डाटा, जो मतलब जो डाटा दिया जाता है उसमें कोई नंबर अगर बार बार आता है, मोस्ट ऑक्यूर होता है, मोस्ट ऑक्यूर होता है बेटा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे कहते हैं बेटा मोड। क्या कहते हैं उसे, हम मोड कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कि व्हाट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा कार्ड। तो मिडिल वैल्यू को बेटा हम लोग जानते हैं क्या, किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसका मोड आंसर लिख दिया, तो मैं थोड़ा यहाँ से इसको रख कर देता हूँ, कई सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन वर्ड में मोड। और इसकी बारी आती है बेटा कि क्या, व्हाट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डाटा कार्ड। तो हम मिडिल वैल्यू की बात हो रही है बेटा, तो मिडिल जो वैल्यू होती है, देखना याद रखना, मीन नहीं है। मिडिल वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है। जो मीन होता है वो एवरेज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मिडिल वैल्यू लिखी है, तो मिडिल वैल्यू जो है वो क्या होगी बेटा, तो मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन। याद रखना, मिडिल वैल्यू मीडियन, ये याद रखना। ओके, फिर बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन कार्ड। एवरेज, ओके, एवरेज। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा मीन। क्या आंसर आ जाएगा इसका, मीन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या करें हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x को आपको एज इट इज छोड़ देना है, और ये 12 को भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये जो 8 है, हम इस 8 का क्या कर लेंगे बेटा, ट्रांसपोज कर लेंगे। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो 12 के बाद चला जाएगा, और जैसे 12 के पास में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -8। तो अब आप इसको करोगे, x इज इक्वल टू 12 माइनस 8, आंसर में आ जाएगा आपका कितना, 4 आपका आंसर आने वाला है। ओके बेटा, इट्स क्लियर। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ टेक्निकल एरर आ गया था, इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख रहे हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर अगेन हमको इसी टाइप की कोई इक्वेशन दी है, जो कि बहुत इजी होती है ये इक्वेशंस। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए, फाइव एक्स इज इक्वल टू 25। 5x इज इक्वल टू 25। अब क्या करने वाले बेटा, हम ये करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको समझाया था कि 5 और x जो कि वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में एक साइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। और जब हमारे पास में साइन आ जाता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं बेटा कि इधर लिखा आपने 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x एज इट इज रहेगा 25 अपॉन में 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो जो 5 है ना, वो नंबर कट हो जाएगा। तो 5 से 5 ये 25 कट होगा 5 टाइम में, तो 5 × 5, 5 5 जा 25। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो आपको यहाँ पे डरने वाली बात या फिर आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल कार्ड। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट बताना है जब टू रे एक एंगल का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो हम लोग एंगल बना के देख लेते हैं जिसमें टू रे हो, या टू रे के थ्रू उन्होंने एंगल का फॉर्मेशन किया है। फॉर एग्जांपल बेटा देखो, एक होती है लाइन जिसके दोनों पॉइंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली चलते चले जाते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता है। एक होती है रे, जो रे होती है ना, उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कुछ उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब एक डायरेक्शन में वो चलती चली जाती है और एक डायरेक्शन से वो स्टार्ट होती है। तो ये वाला पॉइंट आप इसको मान सकते हो, ठीक है। और दूसरी रे जो ऐसी चली, तो ये दोनों रे जो मिलके है एक एंगल का फॉर्मेशन किया। जब एंगल का फॉर्मेशन किया ना, तो इन दोनों का एक एंड पॉइंट है जो कि ये रहा, ठीक है। इसी एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी एंड पॉइंट को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, वर्टेक्स। क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स।
वर्टेक्स। तो व्हाट इज द कॉमन एंड पॉइंट? जब भी एंड पॉइंट वर्ड आप लोग सुन ले, जब भी एंड पॉइंट वर्ड आप लोग सुन ले बेटा, तो आप उस एंड पॉइंट का नाम ऑलवेज याद रख लेना कि वो जो एंड पॉइंट होता है हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंगल लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड? जो 90 डिग्री से छोटा होता है, कम होता है, हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बेटा? एक्यूट एंगल हम लोग उसे कहते हैं। तो ये हमने ट्रू एंड फॉल्स एंड वन वर्ड जो है हमने कई हद तक इसको सॉल्व किया है। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे सामने और है जो कि वन वर्ड से रिलेटेड ही है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं बेटा। वन वर्ड से रिलेटेड नेक्स्ट हमने देखा व्हाट आर एंगल्स दैट एड अप टू 90 डिग्री कॉल्ड? तो जो 90 डिग्री तक एड होते हैं हम उसे बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा मैं इनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी आपको स्पेलिंग समझ में आ जाए। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अगेन हम लोग जा रहे बेटा कि व्हाट आर द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट कॉल्ड? तो हमें ये बताना है कि व्हाट आर द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट कॉल्ड? तो सबसे पहले आप याद रखना, जैसे ये वर्ड आपको सुनाई दे अपोजिट, तो आप इससे एक ही मीनिंग निकालिएगा कि अपोजिट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो टू लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती हैं और उसके बाद जो एंगल्स बनते हैं जो कि अपोजिट होते हैं हम उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये इसका नाम आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the measure of right angle? So I think everybody know very well that is this is a right angle. Right angle means कि ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री या L अल्फाबेट का फॉर्मेशन करे हम उसे राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ द कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल, व्हाट इज अ कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल मींस बेटा होता है कि जो कि डॉट से शुरू करे और वो पूरा सर्कल को कवर कर ले, हम उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है, या फुल रोटेशन हो जाए, जैसे वो इस पॉइंट से चला और रोटेशन करके इस पॉइंट से चला और रोटेशन करके अगेन इस पॉइंट पे आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो होता है बेटा वो होता है 360 डिग्री का। ओके, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। नाउ एंगल्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसका आंसर तो बेटा ऑलरेडी आपको दिया है कि ऐसा एंगल जो मोर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल हम उसे कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मेज द कॉलम। लिसन टू मी केयरफुली इन बेटा एंड लुक एट द बोर्ड। और हम लोग अब इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, मेज द कॉलम। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं बेटा, मेज द कॉलम को। मेज द कॉलम आपको दिया है 1/2 प्लस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? तो सबसे पहले जब नंबर छोटे हो, दोनों फ्रैक्शन स्मॉल हो, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ में कीजिए। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/6। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है? 5/6। एंड अब आपका आंसर आएगा 0.2 एज अ फ्रैक्शन। 0.2, तो 0.2 को एज अ फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए यू नो वेरी वेल कि हम इसका पॉइंट हटाते हैं और इस पॉइंट के एवज में 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने 0। अब हमें जो नंबर मिला है बेटा वो नंबर मिला है 2/10। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर में आपका आ जाएगा 1/5। तो 1/5 कहीं पे दिख रहा है आपको? 1/5 देखिए यहाँ पे कॉलम, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया है, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन है। तो आप देखिए 1/2, अच्छा सेम आंसर वहाँ पे लिख दिया है तो आप इसको सेम आंसर की जगह पे यहाँ पे क्या कर लेंगे? 1/5 आप कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1/5 इसका आंसर आ जाएगा।
ओके, तो इसका आंसर होगा ये वाला 1/5। नेक्स्ट 1/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, तो हमें उसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैंने आपको समझाया था डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रू एंड फॉल्स में हमने उसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। 1/100 है। देखो जब भी कोई नंबर ऐसा लिखा जाता है ना तो इसका मतलब इसी के जैसा होता है, ठीक है, 1/100, ठीक है, 1/100। तो आप देखिए ऊपर ओनली 1 नंबर है और नीचे आप देखेंगे 100 है, मतलब डबल जीरो। तो हमने सीखा था कि जितने जीरो हो उतने ही नंबर ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ तो एक ही नंबर है, तो हम लोग क्या करें, एक जीरो है तो हमने एक नंबर काउंट कर लिया। अब ये तो एक जीरो और है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले एक जीरो और बढ़ा दूं तो ये नंबर भी हट जाएगा और इसके एवरेज में क्या लगा दूंगा, पॉइंट। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.01। तो 0.01 हमारे लिए ये आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 0.01। नाउ हमारे पास में 1/25 और इसको भी मुझे क्या करना है, डेसिमल एज अ फ्रैक्शन मुझे उससे बताना है। तो ये पॉइंट मैंने हटाया और अपॉन में क्या कर लूंगा मैं, 100, ठीक है। फिर ये 25 से घटेगा, 25 की टेबल आपको याद रखनी चाहिए, बहुत इजी होती है इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो 25 से कट होगा 5 टाइम और ये 25 से कट होगा 4 टाइम। तो आंसर आ जाएगा आपका 5/4। तो बेटा यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग ऐसा कर लेना, इसका आंसर आने वाला है 5/4, माय मिस्टेक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला वाला जो है कंसेप्ट इसको क्लियर किया है। नेक्स्ट पे हम लोग जा रहे हैं बेटा, आप इसे देखिए कॉलम बी, यहाँ से फिर अगेन आपके दूसरे क्वेश्चन से। तो चलिए हम समझते हैं बार ग्राफ। तो जो बार ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी, मीन, मोड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो मीन का मतलब आप लोगों ने समझा था कि मीन का मतलब क्या है। तो देखो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज। और उसके बाद में से आपसे पूछा है कि मोड, तो मोड का हमने क्या मतलब था, जो बार बार आता हो, फ्रिक्वेंट होता हो। तो मोड का आंसर तो यही दिया उसके जस्ट सामने। अब हमें दिया हुआ है क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सर्कल ग्राफ तो नहीं हो सकता, वर्टिकल बार्स भी नहीं हो सकता। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो प्रोबेबिलिटी हुआ है 0 और 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो किसी इवेंट के होने या ना होने के बीच की जो बातें होती है उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अगर हमारे चैप्टर्स में आते हैं तो हम उसे कंप्लीट जरूर करेंगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ओके। नाउ अब हमारे पास में एक बार ग्राफ बचा और एक पाई चार्ट बता है। तो पाई चार्ट यार मेरे ख्याल से बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का जब सर्कल कोई चीज जहाँ पे आ जाती है ना तो उसे पाई का नाम देते हैं। तो जो पाई चार्ट होता है ना वो एक सर्कल फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। और बार ग्राफ जो होते हैं वो वर्टिकल बार्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी काम यहाँ पे कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, मैं कुछ कॉलम को फिर अगेन यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। आप देखिए वेरिएबल, व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मैंने भी थोड़ी देर पहले आपका कंसेप्ट क्लियर किया था कि वेरिएबल जो होता है वो सारे अल्फाबेट्स होते हैं। देखो अल्फाबेट सारे के सारे यहाँ मिले, तो ये हो गया हमारे वेरिएबल, ओके। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नंबर्स। तो बताइए नंबर्स कहाँ दिए, ये नंबर आपके जस्ट पास में यहाँ पे दिए गए, ठीक है। फिर दिया इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब मैंने समझाया था बेटा कि इक्वेशन ऐसा हो कि दोनों तरफ कोई एलएचएस आरएचएस हो, बीच में इक्वल का साइन हो। देखो इक्वल का साइन और क्या दिख रहा है, ये वाला पूरा प्रॉपर तरीके से, उसमें कांस्टेंट और कोई वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, हमारा एक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी, तो इक्वेशन प्रॉपर तरीके से ये है। और सॉल्यूशन तो देखो x की वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। और रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ओके। समझा चुका हूं मैं सारी बातें, हमने ट्रू एंड फॉल्स में इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि राइट एंगल, व्हाट इज अ राइट एंगल। राइट एंगल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि ऐसा एंगल जो कि एक अल्फाबेट जो कि एल है उसके जैसा दिखे, हम लोग उसे राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल का जो होता है मेजरमेंट वो 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल सभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। एंड एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल समझा था ना, एक्यूट ऐसा समझ लो सी, सी आ रहा है ना इसमें, सी मतलब छोटा, किससे छोटा, 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री, तो हम लोग उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा, ओके। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स समझाया था मैंने आपको कि टू एंगल्स का जब सम किया जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, किसके इक्वल के होगा, 180 डिग्री के। तो सम की बात आ रही है यहाँ पर, तो हमने कर दिया ये वाला। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये है ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था बेटा, वन वर्ड में आई थिंक, तो या ट्रू एंड फॉल्स में समझा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिया है बेटा,
एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या दिया है 2/3 2/3 डिवाइडेड 4/9। बेटा अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो 100% जब आप लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास में इस टाइप के कोई ना कोई नंबर्स मिलेंगे, दो फ्रैक्शंस मिलेंगे जिसमें डिवाइड का साइन होगा। तो बेटा उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो बेटा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसका जो लेफ्ट साइड वाला जो फ्रैक्शन है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होगा और हम एक रूल के थ्रू इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसके पास वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब वो रिवर्स हो जाएगा। तो जो 4/9 है वो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखना, आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है तो आप इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं या ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर को कट कर सकता है अगर वो उसके टेबल में आता हो तो जैसे 3 की टेबल में 9 आता है तो यस 3 की टेबल में 9 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है। तो 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। जब आप देखोगे तो इधर मिलेगा आपको 1 और 3, इधर मिलेगा 1 एंड 2। तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, इधर करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/2। तो देखिए 3/2 आपका कहाँ है, तो ये रहा आपका आंसर। तो इसका आंसर है 3/2। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। क्या है क्वेश्चन? विच इज ग्रेटर 0.4 और 0.39, इनमें से बड़ा कौन? तो कई सारे बच्चे बेटा यहाँ पे वही मिस्टेक करेंगे जो कि मिस्टेक करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखो, आप कभी एटीएम गए हो? एटीएम और एटीएम से मनी निकाली होगी आपने, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने मनी निकाली, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1000 आपने निकाली, एक स्लिप निकल कर आती है। क्या निकल के आती है बेटा? एक स्लिप निकल के आती है और यहाँ पे एक अमाउंट दिया जाता है। अमाउंट आप प्रॉपर गौर से देखिएगा कि 1000 आपने अमाउंट लिखा है लेकिन उसके बाद में है ना ये 0 0 भी लगे रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने 1000 नहीं निकाले, आपने 10,000 निकाले? ऐसा होता है क्या? मतलब नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता, आपने 1000 ही निकाले। तो मेरा यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लगा दो उस नंबर के आगे, उस नंबर की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो जब भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन को कंपेयर करना, सुनना है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपको डेसिमल्स जो फ्रैक्शंस होते हैं या जो नंबर्स होते हैं जैसे 0.4 और 0.6, 0.4 और 0.39, मुझे जब भी इसको कंपेयर करना हो ना तो मैं डेसिमल के बाद इनके नंबर्स को है ना इक्वल कर लूंगा। जैसे ये 4 है तो मुझे इसमें 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर से मुझे इसको पॉइंट के बाद 2 नंबर बना लेना है, नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक 0 बना लूंगा। तो अब आप है ना कंपेयर इजीली कर पाएंगे, कंपेयर बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यही पे आंसर क्या होता कि 0.400 ऐसा होता और यहाँ पे ये दिया होता, फिर पूछता है कि बताओ इसमें से क्या बोलता है कि छोटा कौन है या बड़ा कौन है। इस तरह क्वेश्चन है तो कंपैरिजन तभी होगा बेटा जब ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो बराबर बराबर हो। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया बेटा कि इसके पास में एक नंबर की कमी थी तो हमने वो नंबर उसको दे दिया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद इसके पास 40 और इसके बाद कितना 39 है। तो इस हिसाब से अगर उसने ग्रेटर पूछा बेटा तो ग्रेटर में 0.4 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो बेटा मैंने आपको समझाया था 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में आ जाएगा 10, इसके भी अपॉन में आ जाएगा 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 हो जाएगा आपका 30 और 10 10 का कितना होगा 100। आप क्या करोगे 0 से 0 कट करेंगे, आंसर में आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 10 है तो बेटा नीचे ओनली 1 0 है तो आप ये 0 हटाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट तो आंसर आ जाएगा आपका 0.3। तो बताइए क्या आंसर है आपका 0.3, यहाँ का आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 5 डिवाइडेड 1/5, 5 डिवाइडेड 1/5 ये आपको दिया है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 5 है डिवाइडेड 1/5। तो बेटा मैंने आपको समझाया था, वैसे तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका अपॉन में 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे 5 एज इट इज 1 एज इट इज, डिवाइड का साइन हमारा कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में
5 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और 1 1 सा कितना होगा 1, आंसर में आप क्या दे सकते हैं ओनली 25, तो दैट इज योर आंसर। कितना इजी है, कितना प्यारा है ना, बहुत बहुत इजी है। अब 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2.5 क्या हो जाएगा 2.5 जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में 10 आ जाएगा, तो या तो 5 अपॉन में 10 ये भी आपका आंसर है, ठीक है। एंड 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम और 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, 5 अपॉन में 10। वैसे तो इसका रियल आंसर यही है क्योंकि हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, तो 5 अपॉन 2 इसका आंसर जाएगा, ओके। पर ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, ज्यादातर सिंपलेस्ट फॉर्म को इसका आंसर माना जाता है, ठीक है, ओके। तो यही इसका आंसर माना जाएगा 5 अपॉन 2, ओके। आप भी याद रखिएगा, इसको ऐसे ही करना। फिर आपसे पूछा है क्या कि इन अ क्लास टेस्ट मार्क्स ऑब्टेन आर 10 15 20 25 एंड 30, द मीन इज, हमें मीन बताना है, तो मीन बताने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। याद है ना मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो हमें इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको यहीं पे करके देखते हैं। 30 एंड 20 50 प्लस 10 60 है ना, 60 और उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 40, 25 प्लस 50 जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 एंड 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं 30 20 50 30 30 20 50 प्लस 10 60 एंड 50 जो है वेट करो 75 75 प्लस 25, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 100, क्या आ जाएगा 100, तो ऊपर हो जाएगा आपका 100 और 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, तो 5 से जब आप इसको कट करोगे बेटा तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 0 एज इट इज, तो इसका जो मीन है बेटा वो कितना होगा 20 होगा, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू check it about median. If the data is 2 4 6 8 10 then the median is, median पूछा है तो सबसे पहले बेटा अगर डाटा हमारा अरेंज फॉर्म में है कि नहीं उसे हमें देखना है। अरेंज करने का क्या मतलब है कि आपको स्मॉल नंबर सबसे पहले लिखना है और स्मॉल नंबर के बाद आपको बिगर नंबर पे जाना है, इसको हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अरेंजमेंट ही है और हमें देखना है कि वो ओड है या फिर एवन है। तो हमने देखा टोटल डाटा हमारा ओड है इवन, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है, मतलब कि इसकी जो मिड में जो वैल्यू आ रही होगी वही हमारी मीडियन है। तो बताओ इन दोनों इन सभी के मिड में क्या है 6, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 6, तो इसका जो मीडियन है बेटा वो 6 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो बताइए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा सर, तो मैं इसको सर इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि जो x है उसको रखूंगा -4, सॉरी सॉल्व कर देते हैं। x -4 इज इक्वल टू 6, जब आप इसको देखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ये 6 है, ये जो 4 है इसका ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा और 4 एज इट इज आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। Which of the following is equation, इनमें से इक्वेशन कौन सी है, तो आप बताइए इक्वेशन मतलब कहाँ पे क्या आना चाहिए। इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल का साइन होना चाहिए, तो बताओ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बस यही पर यहाँ पे इक्वेशन का साइन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन का साइन कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, ओके। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ 3x इज इक्वल टू 12, तो बताइए बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि जब भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल हो तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4, ओके, तो ये आंसर आपका आएगा 4। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, द वेरिएबल इन 2x + 5 इज 9, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या मिल के आता है, ठीक है। 11 पे हम लोग जा रहे हैं, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 9, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2x एज इट इज रहेगा, 9 भी एज इट इज रहेगा, एक 5 का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 5। नाउ अगेन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 5 कितना बचा बेटा 4, जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में आएगा 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी बेटा 2। तो बताइए आंसर कहाँ है आपका, ये रहा, ये आपका आंसर है। Which of the following is a constant, constant मतलब कोई नंबर, तो बताइए नंबर कहीं दिख रहा है, यस ये नंबर है। फिर पूछा है कि if x upon 2 is equal to 6 then x is equal to क्या होगा, तो चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x अपॉन में 2 is equal to क्या दिया हुआ है 6, तो बताओ बेटा डिवाइड का हमने अभी LHS और RHS से किसी ऑपरेटर को ले जाने वाली बात की थी, तो
जब कोई मल्टीप्लाई का साइन था डिवाइड में गया था, और डिवाइड का साइन किस में जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहाँ पे ये जो x एज इट इज रहेगा, 2 का ट्रांसपोज होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर भी कितना आएगा आपका 12। तो आप देख लीजिए 12 कहाँ दिया, ये यहाँ पे, तो ये चूज द डायरेक्शन, आपका इसका आंसर 12 है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड लुक एट द बोर्ड क्लियरली, और समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो हम इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री। The sum of angles around a point is, the sum of all angles around a point is sum of all of total एक पॉइंट पे तो 180 डिग्री होगा। If two angles are complementary and one is 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं? देखो कॉम्प्लीमेंट्री का वर्ड सामने आया इसलिए बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे निकाला जाता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को निकाला जाता है बेटा 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। जब ये कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्या दिया है कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन इज 30 डिग्री द अदर इज, तो हमें क्या करना है 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल जो कि कितना है 30 डिग्री। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपका जो आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 60 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल। विच ऑफ दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल? इनमें से ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है बेटा बड़ा होता है, पी मतलब बड़ा, ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा, याद रखना। ऑब्ट्यूज में जो बी है ना इसका मतलब क्या होता है बड़ा। तो इनमें से बड़ा किससे? तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, है ना, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो भी हमारा एंगल होगा हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो 45 90 डिग्री से कम है, 60 90 डिग्री से कम है, 180 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, बस ओनली 120 एंगल ही जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होगा। ओके, नेक्स्ट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम ऑफ करोगे बेटा तो 180 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज हमारा क्या बोलता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, हम इन्हें भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। द रेसिप्रोकल ऑफ 2/9। अब ये रेसिप्रोकल से तो अब आपका मतलब आप रूबरू हो चुके होंगे, इंट्रोड्यूस में कर चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो 2/9 है बेटा, तो इसका हो जाएगा क्या 9/2, ये इसका रेसिप्रोकल। फिर लिखा 0.25 रिटन एज एन फ्रैक्शन। तो 0.25 जो है हमको फ्रैक्शन में लिखना है, तो पॉइंट हटा और अपॉन में कितना आ गया 100। फिर 15 25 25 25 4 100, तो आंसर आपका आ जाएगा क्या 1/4। तो 1/4 इसका आंसर में जाएगा। ओके, नाउ 1/2 ऑफ 3/4। हाँ बेटा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। 1/2 ऑफ 3/4। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपने बोर्ड मास का एक नियम या रूल उसका पढ़ा होगा। तो ऑफ जो होता है ना बेटा, वो जो ऑफ है ना उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ जहां भी दिखे आप वहां पे मल्टीप्लाई रख सकते हैं एंड फिर आप लिखेंगे 3/4। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई तो 3 1 3 एंड 2 4 8। तो इस तरीके से आप 3/8 कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका 3/2। इसको इस तरीके से लिखा जाता है 3/8। तो पता इसलिए भी बोला कि द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑब्ट्यूज कार्ड इज ऑब्ट्यूज वर्ड भी आ जाए तो आप समझ जाना कि वो बात किसकी कर रहा है, मोटे की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। फिर बोला है कि द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये होता है बेटा क्या होता है बेटा b होता है। अगेन इन 2x + 3 = 7 द वेरिएबल इज। तो इसमें वेरिएबल को बताना है, तो वेरिएबल क्या है बेटा x। तो वेरिएबल हमारे लिए आ जाएगा x हो जाएगा। ओके, नाउ 7x = 0। तो क्या होगा, तो मुझे एक बात बताइए, इसको सॉल्व करके देखते हैं। मुझे दिया है 7x = 0 और x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या करेंगे?
सबसे पहले x को ऐसे छोड़ देंगे। हम लोग एक बात तो जानते हैं ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये 0 एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, जो 7 है ये वाला नंबर ये हमारा उधर चला जाएगा, तो अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन का ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो एक बात याद रखना, जब भी किसी नंबर में किसी कितने भी बड़े नंबर का आप डिवाइड करोगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू 0। ओके, फिर हम लोग जा रहे हैं बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज 15। तो हमको उसने बोला है कि x इज इक्वल टू 5, तो इधर ऐसा कौन सा नंबर हो, ऐसा कौन सा नंबर हो कि मतलब वो 15 हो जाए। तो हम जानते हैं कि कोई नीचे अगर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 15 हो जाए। तो बताओ मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। तो 3 5 3 कितना होगा 15, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे 3। ओके, द वैल्यू ऑफ x इन 4x क्या आ जाएगा, ये x को आप एज इट इज छोड़ देंगे बेटा, 4x है इज इक्वल टू 20 है, आप x को छोड़ेंगे 20 को उधर ले जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो योर आंसर इज 5। नाउ अ लाइन हैज, किसी भी लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जब भी लाइन की बात होती है ना बेटा, तो लाइन हैज नो एंड, नो एंड पॉइंट, कोई लिमिट नहीं है, दोनों डायरेक्शन में कितना भी चला। फिर बोला अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, याद रखना वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। कि कोई सी भी लाइन का कोई एक एंड पॉइंट हो तो हम उसे कहते हैं रे के नाम से, रे के नाम से उसे बोलते हैं। टू एंगल्स बोथ सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कौन से एंगल बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, टू एंगल्स बोथ सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। कौन से बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन एंगल इक्वल टू इज कॉल्ड अ राइट एंगल। किसके बराबर हो बेटा, क्या हम उसे राइट एंगल बोलेंगे तो 90 डिग्री इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, एन एंगल इक्वल टू कितने डिग्री के बराबर कि उसे कंप्लीट एंगल कहा जाए, तो वो हमारा 360 डिग्री। ओके बेटा, ये आपके मैंने सारे के सारे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं, चाहे फिर वो आपके ये वाले क्वेश्चंस हो, ये हो, या फिर ये वाले। ठीक है, तो सारे हम लोगों ने A2 शीट को कंप्लीट कर ली है। क्लास 7 की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी चीज की डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, समझने में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।